गुड मॉर्निंग और वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया जो कि डीडीएफ ब्रांडिंग सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों, डीडीएफ ब्रांडिंग सॉल्यूशंस और प्रोग्रेसिव इंडिया का यही एम है कि आपको आपके बिजनेस में किस तरह से ग्रोथ में आपको हेल्प हो सके, आपके पर्सनल ग्रोथ, आपके लाइफ ग्रोथ में कैसे हेल्प हो सके, उसमें कंट्रीब्यूट करना। तो फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और फाउंडर, सो कॉल्ड फाउंडर बोलूंगा एक्चुअली अपने आप को, क्योंकि ये जो प्रोग्रेसिव इंडिया चैनल है, ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये कविता इसरानी का चैनल है। ये सारे वो स्पीकर्स का चैनल है जो आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन के लिए हमें अपना टाइम देते हैं। तो दोस्तों, आज फिर से हमने आज जिस पर्सनालिटी को इनवाइट किया हुआ है, जो वो आपको बिजनेस में सिस्टम्स और प्रोसेसेस का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताएंगे और वो हमें समझने में हेल्प करेंगे। सिस्टम्स और प्रोसेसेस पता नहीं एग्जैक्टली लेकिन जितना मैंने सुना है कि सिस्टम किसी भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मैंने अभी रिसेंटली किसी एक बुक में पढ़ा था कि शिवाजी महाराज का भी अपना जो सिस्टम था इतना परफेक्ट था कि एक बार वो खुद किसी किले में लेट आए थे और दरवाजा बंद हो चुका था, तो गार्ड ने उनको अंदर आने नहीं दिया, पूरी रात अंदर आने नहीं दिया। खैर, ये स्टोरी फिर कभी। लेकिन जो पर्सनैलिटी आज ज्वाइन हुई है उनका नाम है ऋषिकेश ओक जी सर। ऋषिकेश ओक जो है वो बिजनेस सिस्टम्स और प्रोसेसेस पे एक्सपर्ट है। उनका 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बीपीएम, ट्रैवल इंडस्ट्री और बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एमआईएस, कैश फ्लो और पता नहीं क्या क्या प्रोसेस का वो सॉल्यूशन करके देते हैं। और वो सर्टिफाइड लीड ऑडिटर है आईएसओ के, जो कि और उनकी कंपनी का नाम है कॉर्डन ब्लू सिस्टम सॉल्यूशंस। उनसे ही पूछेंगे कॉर्डन ब्लू का मतलब क्या है। लेट्स इनवाइट ऋषिकेश सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनीष। सबसे तो पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, डीडीएफ ब्रांडिंग सॉल्यूशंस और प्रोग्रेसिव इंडिया चैनल को कि मुझे मौका दिया यहाँ आने का, आप सबसे बात करने का। आपका धन्यवाद, आपने इतना अच्छे से मेरा परिचय करवाया लोगों से। और सबसे बड़ा धन्यवाद उन व्यूअर्स के लिए जो अभी ये शो लाइव देख रहे हैं। आज संडे दोपहर है, अपना टाइम छोड़ के, अपना फैमिली टाइम छोड़ के, संडे का खाना, संडे की नींद छोड़ के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये शो देखने के लिए। उनका खास धन्यवाद मैं उन्हें देना चाहूंगा। और ऑन दिस नोट हम लोग जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन बिजनेस। सर, उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये यस सर। जैसे कि ये कॉर्डन ब्लू का मतलब क्या है? कॉर्डन ब्लू सॉल्यूशंस आपने लिखा हुआ है, सिस्टम सॉल्यूशंस, तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है सर? सो एक्चुअली कॉर्डन ब्लू ये वर्ड फ्रेंच टर्म से डिराइव हुआ है। इट इज अ फ्रेंच डिश रैप्ड इन मीट, रैप्ड इन चीज। और इसका ये एक बहुत बड़ा फ्रेंच होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी है। इसका मतलब है हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स क्वालिटी इन द कलनरी इंडस्ट्री। तो हम लोग ने उसका जो ओरिजिनल स्पेलिंग है CORDONBLU, इसकी जगह सी की जगह हम लोग ने QUA डाला है, क्वालिटी के लिए, जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ओके, बेसिकली अपने नाम के जरिए बताना चाहते हैं कि क्वालिटेटिव सर्विसेज ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं। दैट इज द रीजन इट इज कॉर्डन ब्लू सॉल्यूशंस। ग्रेट 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 सर। वैसे तो खैर आपका ये कंपनी का नाम आपने रख दिया है वो अलग बात है, लेकिन एज अ एडवर्टाइजिंग गाय, जो कि मेरा आपको मालूम है 30 ईयर से है, जितना नाम सिंपल हो उतना लोगों को समझ में आता है। तो शायद मेरे को लगता है आपको हर बार समझाना पड़ता होगा क्लाइंट को कि यस कॉर्डन एक यस लेकिन एक बार बता दिया तो कोई भूलता नहीं उसे। तो सर, जैसे कि फॉर्मेट ऑफ द शो है कि आप आपका पहले सेशन होगा, उसके बाद एक कॉमर्शियल ब्रेक होगा और हमारे पास काफी सवाल ओके। आए हैं। और उसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे व्यूअर्स को कि प्लीज अपने सवाल पूछिए। अगर आप अपने जब भी आप पूछेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस अपने बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट करके ग्रोथ कर सकते हैं। तो सर, ओवर टू यू, स्क्रीन इज योर्स। जैसे मैं बोलते हैं अभी, वैसे स्टेज बोलते हैं लेकिन नाउ स्क्रीन इज योर्स यहाँ तो सर। स्क्रीन है।
ये भी एक तरीके का प्रोसेस इंप्रूवमेंट है कि हम लोग ऑफलाइन फॉर्मेट से ऑनलाइन फॉर्मेट में चले गए, कहीं काम रुका नहीं, कहीं कुछ हुआ नहीं, बिकॉज प्रोसेस इज देयर. So एग्जैक्टली this सर, is a एग्जैक्टली, so I'm going to speak about the same. ग्रेट Okay. ग्रेट, प्लीज कैरी ऑन. So let's start the session of importance of processes in business. ये प्रोसेस होता क्या है? तो प्रोसेसेस मतलब सेट ऑफ टास्क जो कंप्लीट करने के बाद, जिन्हें कंप्लीट करने के बाद आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, आपका विजन स्टेटमेंट, आपका मिशन जो है उसे अचीव करते हो. ये वो चेन ऑफ एक्टिविटीज है जिन्हें खत्म आप शुरू करते हो लीड मैनेजमेंट से और खत्म करते हो सर्विसेज या प्रोडक्ट डिलीवरी के बाद. ये जो प्रोसेसेस होती है इनके ब्रॉडर 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है प्राइमरी टाइप ऑफ प्रोसेसेस जिसमें आपकी सर्विस डिलीवरी, आपका प्रोडक्शन, कस्टमर को आप जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचते हो वो सब प्राइमरी प्रोसेसेस में आता है. दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोसेसेस. सेकेंडरी प्रोसेसेस मतलब आपको जो सपोर्ट सिस्टम लगती है पीछे, जैसे कि एडमिन, एचआर, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एक्सीलेंस टीम्स, लीगल टीम्स, ये सारी टीम्स बैकएंड में काम करते रहती है आपको सपोर्ट देने के लिए, ताकि आप अच्छे से अपना बिजनेस कर सको, आपके कस्टमर्स को आप सेटिस्फाई कर सको. और तीसरी होती है मैनेजमेंट प्रोसेसेस. मैनेजमेंट प्रोसेसेस मतलब जनरली टॉप मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज करती है, जैसे डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन करना, एनालिसिस करना, आपको सपोर्ट करना. मैनेजमेंट का काम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी जो प्रोसेसेस है वो सही ढंग से चले, इसके लिए एक एटमॉस्फेयर, एक एम्बियंस क्रिएट करना. वो थर्ड लेवल की प्रोसेसेस होती है. और ये तीनों प्रोसेसेस जब एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में चलती है तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचता है. प्रोसेस तो बहुत खैर दूर की बात है. हम लोग अपने रूटीन की बात करें, अगर अपने डेली लाइफ की बात करें तो हम लोग एक्चुअली रोज कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं. सुबह उठने से लेके शाम को और या रात को सोने तक जो भी हम लोग काम करते हैं, इट इज टाइप ऑफ अ प्रोसेस. हम लोग उसको प्रोसेस नहीं समझते, हम लोग उसे रूटीन कहते हैं. जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले जाना, वहां पे काम करना, शाम को घर आके फैमिली के साथ टाइम बिताना और डिनर करके सो जाना. ये और कुछ नहीं बट एक सेट प्रोसेस है. ये प्रोसेस में अगर कहीं गड़बड़ी हो जाती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो सिर्फ केओस हो जाता है. और यही होता है बिजनेस के साथ. अगर समझो आपकी मंडे मॉर्निंग को मीटिंग है, अर्ली मॉर्निंग आपको ऑफिस में पहुंचना है और आप सुबह जल्दी उठना भूल गए, क्या होगा? केओस होगा. आप मीटिंग मिस कर सकते हो या आपको क्लाइंट को वेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो ही माइट फील अनॉयड. तो ये प्रोसेस आप रूटीन जो है, रूटीन के अंडर रोज फॉलो कर रहे हो. अगर आप अपने घर पे ही देखो, आपकी बीवी, आपकी मदर, आपकी बेटी, बहन जो भी है, वो जो सुबह से काम शुरू करते हैं, दूध गर्म करने से लेके रात को बर्तन साफ करने तक, वो एक प्रोसेस है. अगर आप उनको रेगुलरली ऑब्जर्व करोगे, आप रेगुलरली उनको फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा घड़ी के टाइम पे उनका सब काम चलता है. आपको घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं. मुझे याद है कि मेरी ग्रैनी जब ये सब उसका रूटीन फॉलो करती थी तो मुझे एग्जैक्टली पता रहता था कि वो अभी दूध गर्म कर रही है, मतलब ये सुबह के 5:15 हुए हैं. वो फूल तोड़ने गई है भगवान की पूजा के लिए, मतलब अभी 5:45 हुए हैं. इतना उसका क्लॉक सेट था. दिन भर वो उस क्लॉक को फॉलो करती थी, उस प्रोसेस को फॉलो करती थी. कहीं पे भी मैंने उसको देखा नहीं कि प्रोसेस फेल होने की वजह से वो पैनिक हुई है या उसको उसकी कहीं गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से उसके हाथ से गलतियां हो रही है. ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ. ये हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करते रहते हैं, बट जब बिजनेस की बात आती है तो हम इस अहम चीज को भूल जाते हैं. हम लोग इस प्रोसेस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से हम लोगों का ध्यान प्रोसेस और सिस्टम से और बिजनेस से उठ के सिर्फ ऑपरेशंस और सेल्स पे फोकस हो जाता है. सेल्स और ऑपरेशंस बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपने अपनी टीम रखी हुई है. एज एन एंटरप्रेन्योर या ओनर ऑफ द कंपनी, अगर आप भी ऑपरेशंस और सेल्स में अपना टाइम स्पेंड करोगे तो यू वोंट बी एबल टू इनोवेट न्यू थिंग्स. मैनेजमेंट का पिलर है इनोवेशन. अगर आप इनोवेट नहीं कर पाओगे, रोज आप कस्टमर को कुछ नया नहीं दे पाओगे, तो सून देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू विल गेट वैनिश्ड फ्रॉम द मार्केट. क्योंकि इनोवेशन इज द की टू सक्सेस. नाउअडेज स्पीड एंड इनोवेशन आर की टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. आप सबको पता है नोकिया ये ऐसे मोबाइल था जिसने 2003 तक 2002-2003 तक पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ था. वो लोगों का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, बट दे वर इनटू
QWERTY कीपैड्स और कीपैड वाले फोन वो लोग बनाते थे। उन्होंने कभी इनोवेशन के बारे में सोचा नहीं, उन्हें एक फेलियर का फियर था कि कस्टमर हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। लेकिन जैसे 2004 में आईफोन्स लॉन्च हुए, लोग फैसिनेट हो गए थे टच स्क्रीन फोन से। किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि विदाउट कीपैड भी फोन आ सकते हैं, लेकिन वो आईफोन ने कर दिखाया। और उसके बाद जब तक नोकिया टच स्क्रीन फोन चालू करे या उन्हें इन्वेंट करे, तब तक मार्केट उनके हाथ से निकल चुका था। अभी आपको पता है नोकिया इज आइडियली नोवेयर, दे हैव कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना उनका पहले सक्सेसफुल प्रोडक्ट था। तो इनोवेशन करने के लिए आपको प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप लोगों को अगर बिजनेस आपका ऑटो मोड पे डालना है तो आपको प्रोसेसेस और सिस्टम्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप ऑपरेशंस और सेल्स से बाहर निकलना चाहते हो और स्ट्रेटेजी और लीडरशिप पे फोकस करना चाहते हो तो आपको प्रोसेसेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रोसेसेस के बेनिफिट्स आपको बहुत सारे हैं, जैसे कि एजिलिटी। अगर आपके पास सेट सिस्टम्स और प्रोसेसेस है तो मार्केट में अगर कोई चेंज हो, कस्टमर की कोई नई डिमांड हो, या फिर गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस चेंज हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो, आप उसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल देना है तो मैं जीएसटी का दूंगा। हम लोगों के यहाँ पे 6 टैक्स को डिस्कार्ड करके गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स सिस्टम जनरेट किया जो था जीएसटी, जो आज से 4-5 साल पहले इंप्लीमेंट हो गया। जिन लोगों के पास कंप्लायंस को लेकर सीरियस प्रोसेसेस थे, जो लोग उसे फॉलो करते थे, उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत तो हुई, लेकिन वो लोग उस नई प्रोसेस को, नए चेंज को वो लोग अडॉप्ट कर पाए। सिंपल रीजन, दे हैड सेट प्रोसेसेस। उनको सिर्फ अपना मॉड्यूल चेंज करके दूसरे सेट में डालना था। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिन लोगों के पास ये प्रोसेसेस थी ही नहीं, वो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, यहां तक कि बहुत सारे बिजनेसेस वाइप आउट हो गए। वो लोगों को इतना वक्त लगा वो जीएसटी को अडॉप्ट करने में कि तब तक उनकी कंपनी डूब चुकी थी। So agility is one of the major benefits which you get through process implementation or process improvement in your organization. दूसरा है प्रोडक्टिविटी। अगर आप एक सेट प्रोसेस कर रहे हो तो वो प्रोसेस के थ्रू आप जो आपकी प्रोसेस में एक्टिविटीज है उसमें से वेस्टफुल एक्टिविटीज निकाल सकते हो। आप रिपीटेशन ऑफ वर्क जो है उसे निकाल सकते हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है उसे आप निकाल सकते हो, जिसकी वजह से आपके मशीन्स की, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। समझो आपके पास एक मशीन है जो दिन का 40 टन यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकता है, but because of lack of processes, if you are utilizing only 30 tons, that means you are at a loss of 25% of productivity on a daily basis. Just imagine, ये अगर आप साल का आंकड़ा कंसिडर करने जाओ तो कितना बड़ा नुकसान आप उठा रहे हो। लेकिन अगर आपके पास सेट प्रोसेसेस है, सेट सिस्टम्स है, तो आप इसी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। उसी स्टाफ की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हो। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द रेवेन्यू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग द कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। दूसरा इसके बाद का पॉइंट है रिस्क एलिमिनेशन। आप जब प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी जो इनएफिशिएंसीज है उसको एलिमिनेट करने का ट्राई कर सकते हो या ट्राई करते हो, जिसकी वजह से आपका जो फेलियर का चांस है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। फेलियर मतलब ऑन फ्रंट ऑफ क्वालिटी या सर्विस डिलीवरी विच लीड्स टू कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। इस फैक्टर को आप बहुत हद तक कम कर सकते हो या एलिमिनेट कर सकते हो। इस फैक्टर को एलिमिनेट करने की वजह से आपका भी रिवर्क का टाइम बहुत कम हो जाता है। जैसे कि अगर आपने किसी कस्टमर को कोई फेल प्रोडक्ट या कोई फॉल्स प्रोडक्ट सप्लाई किया है, कस्टमर ने उसकी कंप्लेंट की, तो वो प्रोडक्ट आपको वापस मंगवाना पड़ता है, क्वालिटी चेक के लिए वापस देना पड़ता है, उसको रिप्लेसमेंट देना पड़ता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस। ये सारी चीजें एलिमिनेट हो सकती है अगर आपके पास राइट क्वालिटी चेक्स की प्रोसेस हो। तो इसके लिए जो रिस्क ऑफ फेलियर है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो इस प्रोसेस के जरिए। उसके बाद है कंप्लायंस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके पास सेट प्रोसेसेस है, आपको लास्ट मिनट भागने की जरूरत नहीं। आप रेगुलरली अगर प्रोसेसेस को रिव्यू करते रहोगे, उससे आए हुए रिपोर्ट्स को आप रिव्यू करते रहोगे, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कब सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। आप लोगों को लास्ट मिनट में भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। जैसे कि ऑडिट, हम लोगों का जब ऑडिट होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स का, टैक्स ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट। ऑडिट के टाइम मैंने बहुत सारी कंपनीज में देखा है लास्ट मिनट में बहुत भागदौड़ होती है, क्योंकि उन लोग ने साल भर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, उनका कैश फ्लोज या अकाउंटिंग एंट्रीज देखी ही नहीं रहती है। लेकिन अगर उसको आप रेगुलर फ्रीक्वेंसीज पे देख रहे हो
उसको मॉनिटर कर रहे हो, तो आपको पता है कि उसे कब टैकल करना है, कैसे रेक्टिफाई करना है। तो जब एक्चुअल ऑडिट का टाइम आता है तो यू आर ऑलरेडी रेडी विद द डेटा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट फोकस ऑन द ऑडिट एंड गेट इट डन इमीडिएटली। ये आपको बहुत आसान तरीके से हो सकता है अगर आपके पास एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम आपके पास है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। हम लोग एम्प्लॉयज के बारे में आइडियली बहुत कम सोचते हैं। एम्प्लॉयज को अगर हम लोग एक सही प्रोसेस दे दें तो वो लोग भी अपनी 100% प्रोडक्टिविटी, अपने 100% एफर्ट्स डाल सकते हैं। एम्प्लॉयज को भी सिस्टम से काम करना पसंद है क्योंकि उनका खुद का वक्त उससे बचता है और उनका खुद का जो कैपेसिटी है वो उनको फुल्ली यूटिलाइज करने मिलता है। एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयज ही ऐसे लोग हैं जो आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिलाने वाले हैं, जो आपके कस्टमर्स को संभालने वाले हैं। तो उनका सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको ये प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप अचीव कर सकते हो। एंड लास्ट इज ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप सही सर्विस डिलीवरी दे रहे हो, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हो, उनको टाइमली उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा हो, उनकी कंप्लेंट्स को आप सही ढंग से सुन रहे हो, उसे रिजॉल्व कर रहे हो, ये सारी प्रोसेसेस आपके पास है, तो customers will become satisfied. Customer satisfaction is the key in today's world, which you can achieve through this process improvement or process implementation. आपका कस्टमर जो है वो आपके बिजनेस का कोर है, दैट इज योर एंड गोल। तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास प्रोसेस का होना जरूरी है। अभी ये प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, बट बिफोर आई मूव देयर आई स्पीक अबाउट सम मिथ्स अबाउट प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि छोटी कंपनीज को, एमएसएमईज को, इंडिविजुअल्स को प्रोसेसेस की जरूरत नहीं, बट ऐसा नहीं है। प्रोसेस की जरूरत हर एक ऑर्गेनाइजेशन, इवन दो इट इज अ 1 पर्सन कंपनी या 2 लोगों की कंपनी या 100 लोगों की कंपनी या 10,000 लोगों की कंपनी, हर एक को प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हर बंदा जो है वो प्रोसेसेस को फॉलो कर सकता है। दूसरा ये मिथ होता है कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत या प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन की जरूरत तब है जब हम लोग कोई बॉटल नेक पे आके अटक जाए या हम लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा हो, तब हम लोग प्रोसेस इंप्रूवमेंट के बारे में सोचे या इंप्लीमेंटेशन के बारे में सोचे। ये एक्चुअली एक रिएक्टिव मेजर हो गया। हम लोग प्रोसेस के थ्रू प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। प्रोएक्टिव मेजर्स लेना मतलब प्रॉब्लम आने के पहले ही उसे टैकल करना। अभी बहुत सारी कंपनीज में मैंने देखा है कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनके मशीन्स का वो लोग रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करते। वो मशीन जब बंद हो जाता है तो उनका मशीन 4 से 5 दिन तक बंद होता है, जिसका उनके प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि 3 दिन तक प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हुआ, वो रिएक्टिव मेजर हुआ। लेकिन अगर आप रेगुलर फ्रीक्वेंसीज के बाद वो मशीन का मेंटेनेंस कर रहे हो, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हो, तो आपको हफ्ते में एक 20 मिनट 25 मिनट के शटडाउन के बाद जो भी क्वालिटी मिलेगी, जो भी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, वो बेहतर ही होगा और ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको प्रोसेसेस पहले से ही सिस्टम में इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, लोगों का ये मानना होता है कि ये बड़ी कंपनीज को एक बार उन लोग ने इंप्लीमेंट कर दिया तो वापस उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी बड़े हैं, उन्हें क्यों देखना है। बट देखा जाए तो बड़ी जो कंपनीज है जैसे कि टाटा, रिलायंस, विप्रो, ये लोगों के पास अलग से डिपार्टमेंट होता है बिजनेस प्रोसेस एक्सेलेंस के लिए। वो लोग कंटिन्यूस ये सोचते रहते हैं कि हम लोग ये प्रोसेस जो अभी चल रही है उसको कैसे इम्प्रोवाइज करें, उसको हम लोग कैसे बेहतर बनाए ताकि मैं अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकूं। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, टोयोटा का। टोयोटा इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर सिंस लास्ट 30-40 इयर्स। वो लोग का टर्नओवर है कुछ $283 बिलियन एज ऑफ 2019। अगर आप टोयोटा को देखो, टोयोटा में आज की तारीख में भी इतना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी हर एक एम्प्लॉय का उनको एक टारगेट दिया रहता है कि हर एम्प्लॉय रोज कम से कम एक आइडिया शेयर करे। जरूरी नहीं कि हर आइडिया इम्प्लीमेंटेबल हो या उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, बट इससे लोगों का जो मेंटालिटी है वो बदलता है। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, पीपल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट सॉल्यूशंस। यू कैन रिप्लिकेट दिस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग सिर्फ अपने तरफ से सोचने के बजाय अगर एम्प्लॉयज को भी प्रोवोक करते हो कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग रखो, प्रॉब्लम के साथ साथ आप सॉल्यूशन पे विचार करना चालू करो, they will help you to set a robust process in your organization because they are the right set of people who knows what process exactly is जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रही है। उन्हें पता रहता है कि हिकअप्स कहाँ पे है, हिंड्रेंसेस कहाँ पे है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहे हैं। उसको टैकल करने के लिए
जो भी लगता है उसका दिमाग उनके पास होता है, उसका सॉल्यूशन उनके पास होता है। सिर्फ प्रॉब्लम होता है कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं रहता। अगर आप उनके साथ डिस्कशन करके ये प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करते हो, उनसे आइडियाज लेते हो, तो आपको बहुत सारी आइडियाज मिलेंगी जो आप इन लोगों जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? सो इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट आइडियली। आपकी प्रोसेस शुरू होती है लीड जनरेशन से। इफ यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो आप मटेरियल प्रोक्योरमेंट करते हो, उसके बाद प्रोडक्शन करते हो, उसका क्वालिटी चेक करते हो, फिर सर्विस डिलीवरी होती है, बिलिंग होता है, फिर पैसे की रिकवरी होती है, उसके बाद अकाउंट्स अपना कंप्लायंस का काम करता है। तो लीड जनरेशन से लेके अकाउंट्स के कंप्लायंस तक आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस होती है जो एक रिदम में चलती है या चलनी चाहिए। आप अपने प्रोसेसेस को एक बार रिव्यू कर लो। रिव्यू करने के बाद आप उसमें से एक प्रॉब्लम एरिया उठा लो एज अ टेस्ट रन या पायलट प्रोजेक्ट बोल के, वो आप उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो। इम्प्रोवाइजेशन के बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है सिस्टम में। फिर उसे आप 2 से 3 महीने तक मॉनिटर करो, उसका इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, या कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, या आप गेज कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो ड्यूरिंग दिस पायलट फेज। उसको एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट अपने सिस्टम में परमानेंट बेसिस पे कर सकते हो। परमानेंट बेसिस पे मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड और फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। प्रोसेस इंप्रूवमेंट बेसिकली आपको कंटिन्यूअसली करना है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। आपको रेगुलरली उसको मॉनिटर करना है, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स रेगुलर चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी रेगुलरली चेंज हो जाती है। अगर आपके पास मतलब मार्केट डिमांड है या कोई पर्टिकुलर एरिया का कस्टमर डिमांड है, तो वो हिसाब से आपको प्रोसेसेस कंटिन्यूअस इंप्रूव करनी पड़ती है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक बार कर दी मतलब उसको उसकी तरफ बाद में देखने की जरूरत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन इंप्रूविंग योर प्रोसेसेस। सो इंप्रूविंग प्रोसेस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मीन्स मेकिंग योर प्रोसेस बेटर थ्रू डिफरेंट फॉर्म ऑफ चेंजेस। अब ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करने के लिए या उसे कंटिन्यूअस इंप्रूव करने के लिए अलग अलग टाइप की मेथोडोलॉजीज यूज की जाती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा लीन, काइजन, सिक्स सिग्मा। देयर आर मल्टीपल सच मेथोडोलॉजीज जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, डोमेन टू डोमेन बदलती रहती है। हर कंपनी का अपना तरीका होता है कि उसे कैसे अडॉप्ट किया जाए, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज किया जाए। बट हर एक मेथोडोलॉजी का एक क्रक्स होता है कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। आपकी जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है उसको निकाल दो, आप जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कर रहे हो, रिपीटेटिव काम कर रहे हो, उसको निकाल दो, और आपकी प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव, एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाओ। ये सारी प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन, ये सारी एफिशिएंट मतलब सॉरी एफिशिएंसी अगर आपकी इंप्रूव होती है तो इट लीड्स टू इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी। इसके लिए आपको आपकी प्रोसेसेस पे ध्यान देना है। आपको इसका फायदा ये होगा कि आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाता है। आपके ऑपरेशंस, आपका सेल्स, आपकी बैक ऑफिस, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हर कोई जो है वो आपका स्टाफ संभालता है, और आप उन 4 चीजों पर फोकस करने के लिए फ्री हो जाते हो जिसके लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन चालू किया है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जो 4 पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट है उस पे आपको फोकस करने के लिए आपका बिजनेस ऑटो मोड पे जाना जरूरी है, जो है स्ट्रेटेजी एंड लीडरशिप, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये चारों पिलर्स है जिस पर आप फोकस कर सकते हो अगर आपके पास सेट सिस्टम्स और सेट प्रोसेसेस है। Thank you very much. Manish, if there are any questions, I am ready to answer them. This is a broader concept जो मैंने processes के through बताना चाहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को कोई specific questions है तो I am happy to answer them. You are not audible, Manish. Great. Am I audible now? Yes, Manish, you are. Yes. Great. It was a great explanation, और आपने जो एग्जांपल्स दिए बहुत ज़बरदस्त थे, और इसमें बहुत सारे सवाल मेरे भी हैं और ऑफ कोर्स जो व्यूवर्स हैं उसके भी हैं। लेकिन इसके पहले कि हम उन सवालों की तरफ जाएं तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद फिर से ज्वाइन होते हैं। मेरे दोस्तों, प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप फेसबुक पेज प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी का फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज है, उस पर आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी बैक सून।
वेलकम बैक दोस्तों, फिर से प्रोग्रेसिव डीडीएफ ब्रांडिंग सॉल्यूशन प्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने समझा कि बिजनेस में सिस्टम और प्रोसेसेस की क्यों ज़रूरत है, उसके अलावा अभी सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला आपने सेशन में कि अगर एक बंदे वाला कंपनी भी रहेगा तो भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये प्रोसेसेस। तो एग्जैक्टली वो क्या प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना चाहिए? बेसिकली अपने टाइम के हिसाब से वो जो है वो अपने टाइम और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करता है कुछ एक प्रोसेस। तो आप उसको थोड़ा यस, सो एलेबरेट करेंगे अगर प्लीज। एक बंदे का कंपनी है वहां पे तो सेल्स से लेके कंप्लायंस तक का सारा काम वही देखता है। लेकिन वो अगर हर अपनी एक्टिविटी को, हर एक काम को अगर एक प्रॉपरली टाइम मतलब उसका टाइम मैनेजमेंट करे, उसके लिए एक ठीक वक्त दे, तो उसका एक प्रोसेस के पीछे बर्डन नहीं जाएगा। मतलब उसके डेली उसके रूटीन में जो अनइवननेस है उसको वो कम कर सकता है। मतलब अगर वो समझो एक ट्रेडर है जो कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने का काम करता है, खुद डिलीवरी कर रहा है। अगर वो उसी के पीछे दिन भर भाग रहा है तो उसको बिलिंग को टाइम नहीं मिलेगा। उसको अगर उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कुछ डील करना है वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। उसे नए टाइप्स करने हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो अगर सेटअप कर सकता है एक प्रोसेस कि दिन के 4 घंटे में सर्विस डिलीवरी करूंगा, दिन का आधा घंटा में उसकी अकाउंटिंग एंट्री करूंगा, दिन में से 1 घंटा में निकालूंगा नए कस्टमर से बात करने के लिए, दिन के 35 मिनट में निकालूंगा समझो मार्केटिंग के लिए, तो वो बंदा उसको ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकता है। एंड ऑफ द डे करना सब उसे ही है, लेकिन वो अगर टाइम प्रॉपरली मैनेज करे, अपनी सारी एक्टिविटीज अगर लिख सके और उसे एक प्रोसेस का स्टेटस दे, तो वो इसको ज्यादा इफेक्टिवली फॉलो कर सकता है। करना उसे ही है लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिवली कर सकता है। इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। यहाँ पे कुछ सवाल आए हैं, जैसे अपूर्वा गार्गिल ओक, इनका सवाल है, डज दिस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रीमलाइनिंग अप्लाइज टू स्मॉल बिजनेसेस लाइक क्लिनिक, स्मॉल स्केल शॉप्स? यस, एब्सोल्युटली। छोटा क्लिनिक हो तो आपके पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए आपको ये बहुत काम में आ सकता है। बहुत सारी जगह पे मैंने ये देखा है कि पेशेंट को जब वो लोग अपॉइंटमेंट लेके बुलाते हैं तो एक के पीछे एक नंबर लगा रहता है। डिस्पेंसरी के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ जमी रहती है। पेशेंट्स अनॉयड रहते हैं, वो लोग वैसे भी परेशान रहते हैं बीमारी की वजह से और उन्हें डिस्पेंसरी के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर टाइम दो, आपको पता रहता है कि आपके पेशेंट का अगर प्रॉब्लम क्या है। आप जब अपॉइंटमेंट देते हो आपको पता है कि वो पेशेंट्स को क्या इश्यू है या क्या प्रॉब्लम है, वो हिसाब से आप उनको टाइम अलॉट कर सकते हो और फिर आगे की अपॉइंटमेंट दे सकते हो। छोटे शॉप्स में या छोटे बिजनेसेस में भी ये बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। जैसे कि अगर आप ग्रोसरी स्टोर का एग्जांपल ले लो, सारी चीजें अगर मिक्सअप पड़ी है, ग्रोसरी एक जगह पे है, उसी के साथ ब्रेड और उसी के साथ रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स पड़े हैं, तो आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। आप उसको अगर प्रॉपरली अरेंज करो कि एक सेक्शन आपका ग्रोसरी का, एक रेडी टू ईट फूड पैकेट्स का, एक स्पाइसेस का, एक बेकरी प्रोडक्ट्स का, तो आपको चीजें ढूंढने में आसानी होती है और आप सर्विस डिलीवरी ज्यादा फास्ट कर सकते हो। सी, एंड ऑफ द डे कस्टमर इज लुकिंग आउट फॉर सर्विस, नॉट ओनली प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो आपका नहीं है, आपका ग्रोसरी शॉप में काम है सर्विस डिलीवरी। वो सर्विस आप जितनी क्विक दो उतना कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है और उतनी बार आपके पास वो रिपीटेटिव आ सकता है। तो यस, दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल डिस्पेंसरीज, स्मॉल शॉप्स, या एक बंदा जो दुकान चला रहा है उसके लिए, या किसी के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है या वो उसका फायदा उठा सकता है। ग्रेट ग्रेट। तो सर मतलब जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि जो जो भी चीजें हैं, जो भी अपना डेली का काम है, जो भी आपका मतलब जो भी सिस्टम है उसको प्रॉपर सिस्टम में लाना बताना आपका काम है, ऐसा ऐसा समझ रहा हूँ मैं, सही एब्सोल्युटली, समझ? ओके, एब्सोल्युटली। ग्रेट। महेश बेड़े जी का एक सवाल है, हाउ कैन प्रोसेस इंप्रूवमेंट बी अप्लाइड इन डे टू डे लाइफ? सो जैसा कि मैंने पहले कहा, हम लोग उसे रोज फॉलो करते ही है। सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक हम लोगों का एक रूटीन बना रहता है। बस उस रूटीन, हम लोगों की एक कंप्लेंट हमेशा रहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये हर एक कॉमन मैन की आज कंप्लेंट है। लेकिन देखा जाए तो बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे है, मुकेश अंबानी जी के पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है। उसे मैं कैसे इफेक्टिवली यूज करूं ये मेरे ऊपर है। वो अपने मिनट का, अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। हम लोगों का ज्यादा टाइम, जब मुझे मौका मिले तो मैं आराम कैसे करूं, मैं टीवी कब देखूं,
मैं मूवी को कब जाऊं, ये सोचने में लगा रहता है। इसके लिए हम लोग उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। हम लोगों का ज्यादातर ध्यान रिलैक्सेशन की तरफ ज्यादा रहता है। लेकिन यही इन लोगों को देखो कि दे आर फोकस्ड। उन लोग को पता रहता है कि सुबह मुझे ये टाइम उठना है, ये टाइम मेरी मीटिंग्स है, ये टाइम मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, मैं इतना ही खाऊंगा, इतना ही काम करूंगा, ये उनका सेट रहता है। तो आपकी रूटीन लाइफ में भी आप ऐसा एक कैलेंडर बना सकते हो कि मुझे आज ये 10 एक्टिविटी करनी है, और रिगरसली आपको उसको फॉलो करना है। आपके हाथ में अगर दिन के पकड़ लो 18 या 17 या 18 घंटे हाथ में है, तो आप हर एक घंटे का कैलेंडर बना सकते हो हफ्ते भर का, कि आपको ये हफ्ते में करना क्या है। और वो देख के आप उसको देख के आप फॉलो करते रहो, बाद में वो आपकी हैबिट बन जाएगी। दिस इज अ मैटर ऑफ हैबिट। एक बार आपको उसकी आदत पड़ गई तो समझ लो आपको प्रोसेस समझ गई। लेकिन डेली लाइफ में प्रोसेसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होता है आपके काम में। इसके लिए रूटीन करने के लिए आप सबसे तो पहले अपना एक फिक्स कैलेंडर बनाओ, एक शेड्यूलर बनाओ, जिसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज को दो। रिलैक्सेशन इज रिक्वायर्ड, लेकिन उसके लिए एक फिक्स टाइम दो और उसी में वो करो। बाकी टाइम आप उसको फॉलो करने में लगा दो। ग्रेट ग्रेट। मेरे ख्याल से उनको इनका सवाल का जवाब मिल चुका है। अशोक बापट जी का एक सवाल है, विल यू प्लीज इलेबोरेट ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट मेथड्स ऑफ काइजन, लीन एंड सिक्स सिग्मा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे बिजनेसेस का एक क्वेश्चन होगा कि हर कोई चाहता है कि मुझे आईएसओ सर्टिफिकेशन हो, काइजन हो, सिक्स सिग्मा, ये सब सर्टिफिकेशन हो, ताकि वो कस्टमर को और ज्यादा अट्रैक्ट कर सके और अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस ग्रोथ कर सके। तो प्लीज इसमें इलैबोरेट कीजिए, और आप इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं वो भी बताइए उनको। ये जैसे मैंने बोला, काइजन, लीन, सिग्मा आर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज। अगर मैं अभी उन्हें एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा वास्ट है, बट मैं शॉर्ट में बताता हूं। जैसे काइजन इज अ जापानीज टर्म, जिसे इन्वेंट किया गया था टोयोटा में। काइजन मीन्स चेंज फॉर बेटर। काय इज चेंज एंड जेन इज बेटर, सो काइजन इज चेंज फॉर बेटर। तो उन लोगों का, टोयोटा का ये मानना है कि आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइजेशन करना है, तो आपको वो चेंज लगातार लाना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिहेवियर में। और जैसा मैंने कहा, वहां पे हर एक एम्प्लॉय का माइंडसेट बन चुका है कि मुझे अपनी कंपनी में चेंज लाना है। और इसीलिए मैं थोड़े टाइम पहले यही कह रहा था कि आपके एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करो, वो लोग आपको ये सारे चेंजेस लाके देंगे। तो ये काइजन, सिक्स सिग्मा, लीन आर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज विच आर यूज्ड बेसिस द इंडस्ट्री। बट इनका क्रक्स यही होता है कि आपके प्रोसेस में से वेस्टफुल एक्टिविटीज को एलिमिनेट करे, अनइवननेस को अवॉइड करे, रिपीटेटिव या डुप्लीकेट वर्क को निकाल दे, और आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहे। क्योंकि होता कैसे, आप जब बिजनेस चालू करते हो, एक सर्टन ग्रोथ होती है, फिर आप एक प्लेटो पे आ जाते हो। प्लेटो पे आने के बाद आप क्लूलेस बन जाते हो कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि आपसे वो उतना वॉल्यूम या प्रेशर संभला नहीं जाता। उसके लिए अगर आपके पास ये सेट प्रोसेसेस है, तो उसको आप मतलब आपके बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे ले सकते हो। और वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए जो मेथोडोलॉजीज यूज की जाती है, वो सिक्स सिग्मा, लीन और काइजन है। आई कैन टॉक अबाउट इट इन डिटेल, बट प्रोबेबली it should be a different session because it is very vast subject. तो बापट जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका कांटेक्ट डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे एंड ऑफ द शो, और आप इनसे कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप मीटिंग रख सकते हैं। उसके अलावा प्रोग्रेसिव इंडिया को भी कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। हम लोग को आपको हेल्प करने में बहुत मतलब मजा आएगा। एक्चुअली बहुत बहुत खुशी होगी आप लोगों को हेल्प करने में। अपूर्वा गाडगिल जी, ओके, इट्स अ ग्रेट टॉक, वेल एक्सप्लेन। मेरे ख्याल से इनका आप जवाब दे सवाल, यस, सप्लाई, ये इसका जवाब दे चुके हैं। रचना दलवी जी का सवाल है, बाय हायरिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, हाउ टू टैकल दिस अकॉर्डिंग टू यू। सो आइडियली आप का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है, ऐसा आपको लगता है, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग फर्स्ट। बट हम लोग जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट करते हैं, उसका रीजन ही ये होता है, जिसका मकसद ये होता है कि हम आपकी कॉस्ट कम करें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग आपका प्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट के जरिए 10% बढ़ाए, जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपया समझो, और या हम लोग आपकी कॉस्ट कम करें बाय डूइंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बच रही है। आप जो प्रोसेस एक्सपर्ट्स को फीस देने वाले हो, कॉस्ट आप जो इन्वेस्ट करने वाले हो, वो इसी पैसे में से है। तो यू आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग आउट ऑफ योर पॉकेट।
इनफैक्ट यू आर गोइंग टू सेव मोर मनी जो आप आपके कस्टमर्स को पार्क कर सकते हो। मतलब आपका एक 100 रुपए का प्रोडक्ट है जिसे बनाने के लिए समझो आप 80 रुपए का खर्चा कर रहे हो। प्रोसेस इंप्रूवमेंट के बाद ऐसे हो सकता है कि शायद वो उसकी कॉस्ट 65 रुपीज या 70 रुपीज प्रोडक्शन की हो जाए, उसमें से समझो 2 रुपए आपने प्रोसेस एक्सपर्ट्स को दे दिया एज देयर फीस, फिर भी आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 20% से 25, 27% पे जा चुकी है। ये प्रॉफिट आप डिस्काउंट के फॉर्मेट में कस्टमर्स को भी पास ऑन कर सकते हो, जिसकी वजह से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। आपको वो अच्छा मौका रहेगा कि आप मार्केट प्राइस से कम प्राइस में अपनी सर्विसेज बेचो और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो। सो डू नॉट कंसिडर दिस एज अ cost which is increasing your production ka value. It is actually saving cost of your production and giving benefits to the customer. So think from that angle. एक्सेलेंट सर। ये इसी के साथ ही मैं ये पूछना चाहूंगा, देखिए हर किसी के माइंड में रहता है कि सिस्टम प्रोसेस एक्सपर्ट, मतलब अगर हम लोग किसी कंसल्टेंसी को हायर कर रहे हैं, मतलब हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, हम लोग को उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या व्हाटएवर, जैसे आप उसको इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, चलो ठीक है इन्वेस्टमेंट सही, मगर बढ़ेगा तो सही ना। तो आपको उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि एक्चुअली आप इसे कॉस्ट मत समझो। जैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हो, नए सॉफ्टवेयर्स लगाते हो, नई मशीनरी को बाय करते हो, उसे आप कॉस्ट नहीं कहते, वो आपकी एसेट बन जाती है, क्योंकि आपको पता है इससे आपका बिजनेस ग्रो होने वाला है, आपका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, आपकी क्वालिटी अच्छी होने वाली है, आपका मार्केट शेयर बढ़ने वाला है। सिमिलरली आप ये जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट है या प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन है वो कर रहे हो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए। तो आइडियली इट इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। द मोमेंट यू थिंक ये कॉस्ट है, आप रुक जाते हो वो खर्चा करने के लिए। जब आप सोचते हो कि ये इन्वेस्टमेंट है, तब आप उसको मतलब स्पेंड करने के बारे में सोचना चालू करते हो। देखिए आप अपने रूटीन लाइफ में भी आपके जो फंड्स है, आपके पास जो सेविंग्स है, उसको अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो। एफडी है, म्यूचुअल फंड्स है, एसआईपीज है, इक्विटी है। आप क्यों इन्वेस्ट करते हो? टू ग्रो। सिमिलरली अगर आप ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, एरिया में अगर आप इन्वेस्ट करो तो वो आपको ग्रोथ ही देगा। तो डोंट कंसिडर दिस एज अ कॉस्ट, कंसिडर दिस एज एन इन्वेस्टमेंट। और हर कोई इसके बारे में सोच सकता है, हर कोई इसके बारे में इसको इंप्लीमेंट कर सकता है, बट कंसिडर दिस एज एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट एज एन कॉस्ट। मनीष, यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, आपका मैसेज मेरे ख्याल से अच्छी तरह से पहुंच चुका होगा। अर्चना डी, इनका सवाल है, ड्यू टू कोविड सिचुएशन आवर स्टाफ इज लेस। मैं कोविड सिचुएशन पे आता हूँ। मेरा एक सवाल था इसमें कि अभी ये कोविड में तो काफी कुछ डिस्टर्ब हो गया, लेकिन इसके पहले ये सिस्टम्स का किस तरह से यूज होता था, किस मतलब किस क्षमता के साथ उसका यूज होता था प्रॉपरली? ओके, सो प्रोसेसेस और सिस्टम्स प्री कोविड सिचुएशन ज्यादातर बड़ी कंपनीज में तो थे ही। उनके पास उनका खुद का बिजनेस प्रोसेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट रहता है। हर एक, आप रिलायंस लो, टाटा लो, विप्रो लो, कोई भी बड़ी कंपनी, उनका खुद का बिजनेस प्रोसेस एक्सीलेंस का एक टीम रहता है, जो लोग कंटिन्यूअस ये सोचते हैं कि हम लोग बेटर से बेटर सर्विस कैसे दें, हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस को कैसे बेटर करें। एमएसएमई सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा लैक करता है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, देर आर क्वाइट अ फ्यू कंपनीज जो इसको फॉलो करती है, इसको समझती है और इसको इंप्लीमेंट करना चाहती है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन इंडिया बिलीव इन जुगाड़। हम लोग के यहाँ पे जुगाड़ से ज्यादा काम करने का, टेम्पररी सोल्यूशन से ज्यादा काम करने का एक क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस है। ऐसे नहीं कि जुगाड़ कभी काम में नहीं आता, वो आता है, बट दैट इज जस्ट अ टेम्पररी सोल्यूशन। एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू थिंक अबाउट अ परमानेंट सोल्यूशन। आपको परमानेंट सोल्यूशन के बारे में सोचना है। तो इसके लिए एमएसएमई सेक्टर में ये थोड़ा लैक करता था। लोगों का एक स्टेटमेंट हमेशा मैंने सुना है कि कुछ भी करके डिलीवरी करो। ये कुछ भी करने की जरूरत तब आती है जब आपके पास सिस्टम्स या प्रोसेसेस नहीं है और आप सेटिंग से काम कर रहे हो। लेकिन उसकी जगह अगर आपके पास एक सेट प्रोसेस है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, काम अपने आप होता है। इट इज लाइक अ पियानो म्यूजिक, वो एक फ्लो में चलते रहता है, आप सिर्फ उसे देखो और मॉनिटर करो और एंजॉय करो। क्या बात है। तो जैसे कि मतलब मैं समझ पा रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही नहीं बल्कि सर्विसेज में भी यूज होता है ये सेम चीज का प्रोसेस, और आप डिजाइन करके देते हैं उसमें। एब्सोल्युटली। ओके,
ओके, तो जैसे इनका सवाल था कि अभी कोविड सिचुएशन के बाद हमारा स्टाफ कम है, तो उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि अभी जैसे स्टाफ कम है और समझ लो मशीन पे 2-3 लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, या कोई एक प्रोसेस पे 2-3 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से बहुत शायद एक जन आ रहा होगा या तो एक भी नहीं आ रहा होगा, तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन वगैरह में फर्क पड़ेगा। तो आपका क्या प्लान रहता है इसमें प्रोसेस में? जनरली हम लोग जब प्रोसेस इंप्लीमेंट करने जाते हैं, प्री कोविड सिचुएशन कैसे होता था, जब हम लोग प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते थे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे अगर समझो एक काम करने के लिए 2 बंदे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, 2 लोग हैं जिसमें से एक अकाउंट्स पेएबल अकाउंट्स रिसीवेबल देख रहा है और दूसरा कंप्लायंस पार्ट मतलब टैक्सेशन वगैरह देख रहा है। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, प्रोसेस सेट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए करके देते हैं, लेकिन हम लोग क्रॉस स्किलिंग भी करवाते हैं। क्रॉस स्किलिंग मतलब 2 लोगों को एक दूसरे का बैकअप बनाना, 2 लोगों को 2 अलग अलग एक्टिविटीज सिखाना। तो जो बंदा टैक्सेशन मैनेज कर रहा है उसे हम लोग अकाउंट्स पेएबल अकाउंट्स रिसीवेबल का काम भी सिखाते हैं मतलब उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं एज अ बैकअप। और ऑन द वाइस वर्सा, अकाउंट्स पेएबल रिसीवेबल का जो बंदा है वो टैक्सेशन सीख लेता है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर एक बंदा नहीं है और समझो टैक्स पेमेंट की डेडलाइन है, तो ऐसे नहीं होगा कि काम आपका रुक गया है जिसकी वजह से आपको पेनल्टी लग रही है, या वो बेचारा जो छुट्टी पे उसे भाग भाग के ऑफिस आना है क्योंकि उसको काम कंप्लीट करना है, सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। तो बेसिकली वी वर्क ऑन अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। अगर एक तरीके से आपका काम, किसी तरीके से आपका काम रुका है, तो उसको दूसरे तरीके से कैसे किया जाए इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास आपको मशीनरी बाय करनी है जो आपको डेली कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे, से वो मशीन की कैपेसिटी है 50 टन, हम लोग सजेशन देते हैं कि इंस्टेड ऑफ going for 1 unit of 50 tons, go for 2 units of 25 ton. I'm just giving a hypothetical scenario. इन केस ऑफ फेलियर ऑफ वन पर्टिकुलर मशीन, आपका दूसरा मशीन चालू रहता है, मतलब आपका प्रोडक्टिविटी जो 100% डाउन होने वाला है वो सिर्फ 50% पे आ जाता है। फिर आप वो मशीन पे काम करो, थोड़ा तो प्रोडक्शन निकलते रहेगा, दैट इज नथिंग बट अ बिजनेस कंटिन्यूटी। सो वी वर्क ऑन वेरियस दीज एरियाज सो दैट आपका काम चलता रहे, काम बंद ना हो। तो सर मेरा इसमें एक सवाल है कि आपके हिसाब से ये प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन कौन से फेज पे करना चाहिए? मतलब जितना मैं सुन रहा हूँ आपसे, आपको, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास शायद बड़ी टीम हो या मशीनरी हो तब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मतलब व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस? नाउ द मोमेंट यू थिंक प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है, दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग अ प्रोसेस। उसके लिए कोई सही टाइम नहीं है। जो टाइम आपको लगा कि मुझे ये करना है, आइडियली डे 1 से, लेकिन द मोमेंट यू फील कि मुझे प्रोसेस की जरूरत है, वो सही टाइम है आपको इंप्लीमेंट करवाने के लिए। मैंने रिसेंटली एक सेशन अटेंड किया था, उसमें मेरे मेंटर ने कहा था वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। मतलब उनका कहना है कि आप सिर्फ सोचो मत, आप एक्शन लो। आप सिर्फ सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। सो दैट इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट्स नाउ, द मोमेंट यू फील वो आपका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। ओके ओके, मैं समझता हूँ कि सब लोग को ये चीज ध्यान में आ गई होगी। मीनाक्षी सानस जी का सवाल है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन? जो अभी ये कोविड का सिचुएशन चालू है, इस दौरान इसका क्या इंपॉर्टेंस, जस्ट आपका भी खुद का भी एक्सपीरियंस होगा, जिनको आपने पहले से इंप्लीमेंट करके दिया है तो उनको कुछ तो फेलियर इस दौरान आया रहेगा, तो क्या हेल्प हुआ इससे उनको? पैंडेमिक में चैलेंज तो सबको आया, ऐसे नहीं जिसके पास वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, सबको प्रॉब्लम आया। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जो आपका प्रॉब्लम है उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है। आपको यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि ये सिचुएशन को कैसे झेलना है। और मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो पैंडेमिक एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका अभी प्रोडक्शन फुल फ्लेज चालू नहीं है, आपका स्टाफ अभी भी रेस्टिंग पोजीशन में है, रेस्टिंग में है, तो आप ये प्रोसेसेस को अभी से इंप्लीमेंट करना चालू करो। तो जब आप फुल फ्लेज प्रोडक्शन चालू करोगे, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका आंसर रिपीट करें, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था प्लीज। ओके सो जो कंपनीज ओके सो जो कंपनीज में हम लोग ने प्रोसेस इंप्रूवमेंट पहले किया हुआ था, इम्पैक्ट तो हर एक को हुआ, हर एक बड़ी कंपनी को हुआ, छोटी कंपनी को हुआ, इंडिविजुअल पर्सन को हुआ। लेकिन जहां पे प्रोसेसेस थी, जिनके पास एक सिस्टम थी फॉलो करने के लिए, उनके लिए वो ग्रेविटी कम थी,
क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता था कि ऐसी सिचुएशन, जैसा मैंने कहा, देयर वाज अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान या देयर वाज सम बैकअप व्हिच वी हैड क्रिएटेड, जिसकी वजह से उन लोगों को उससे सस्टेन होने का एक मौका मिला, सस्टेन होने की अपॉर्चुनिटी मिली। वो 100% फेल नहीं हुए, उनकी ग्रेविटी उसकी कम हो गई। और ये पैंडेमिक सिचुएशन को तो मैं कहता हूं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, कि वो लोग अभी जब काम कम है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, आप नए सिरे से न्यू नॉर्मल में आ रहे हो, कम विथ अ रोबस्ट प्रोसेस, तो आप नया जो काम है वो एक सिस्टम से फॉलो करना चालू करो। जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट इज नाउ प्रमोटिंग एमएसएमई सेक्टर, and to promote MSME sector, Narendra Modi ji and our government of India has launched a program called Make in India, जिसके जरिए वो लोग दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्हें इंडिया में बुला रहे हैं। बिल्कुल। तो समझ लो एक कोई भी सैमसंग जैसी कंपनी आ गई या कोई ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया में अगर आती है, उनका प्लांट यहाँ पे लगाती है, तो वो सारा काम खुद नहीं करते, बहुत सारा काम वो लोग एमएसएमई सेक्टर में आउटसोर्स करते हैं। जैसे कि एक कार कंपनी है तो टायर्स बनाना, उसकी चेसिस बनाना, उसकी सीट्स बनाना, ये काम कहीं ना कहीं आउटसोर्स होता है। लेकिन अगर हम लोगों को वो कंपनी के हिसाब से, वो कंपनी के स्टैंडर्ड की क्वालिटी देनी है, आउटपुट देना है, स्पीडी डिलीवरी करनी है, तो हम लोगों को ये सिस्टम्स और प्रोसेसेस को फॉलो करना ही होगा जो वो लोग फॉलो करते हैं। दैट इज गोइंग टू बी देयर रिक्वायरमेंट। और अगर इन लोगों को वो उस तरीके से, उस स्टैंडर्ड से, उस स्पीड से नहीं मिला, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लोग अपने यहाँ पे वो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जितना हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है। तो ये एमएसएमई सेक्टर के लिए अभी बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बड़े बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स इंडिया में आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग उसका फायदा उठाए। उसके लिए पहले हम लोग अपने आप को सक्षम बनाए, अपने आप को स्टेबल बनाए थ्रू प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली। ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों, ये सिस्टम्स और प्रोसेसेस का फायदा उठाइए अपने बिजनेस में और अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार कीजिए। सर, अभिजीत शिंदे जी का सवाल है, हाउ टू मैनेज पीपल थ्रू प्रोसेस, हाउ टू लेट देम नो दे हैव टू फॉलो प्रोसेस। सर, एक्चुअली देखा है तो ये हर किसी का रहता है कि कोई भी चेंज जो होता है वो इम्प्लीमेंट करना बहुत हार्ड हो जाता है, और अपनी टीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मनाना। तो बेसिकली आप कोई ट्रेनिंग वगैरह देते हैं या कैसे इम्प्लीमेंट कराते हैं उसको? यस, सो एक बार प्रोसेस रीडिजाइन हो गई या इम्प्लीमेंटेशन का हम लोग ने डॉक्यूमेंट बना लिया, उसके बाद हर एक स्टाफ को, हर एक डिपार्टमेंट का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनको एक्चुअली बताते हैं कि प्रोसेस कैसे होगा। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हम लोग सिर्फ उनके डिपार्टमेंट के बारे में उनको नहीं बताते, हम लोग प्री प्रोसेस और पोस्ट प्रोसेस भी उनको एक्सप्लेन करते हैं। मतलब वो डिपार्टमेंट की जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसके पहले क्या होता है और उनके काम करने के बाद क्या होने वाला है, वो उनको हम लोग बता देते हैं। तो उनको एग्जैक्टली पता रहता है कि मेरे पास काम क्या फॉर्मेट में आने वाला है और मेरे यहाँ से जो काम जाएगा वो आगे कैसे हैंडल होने वाला है। तो ये जब उनको पता रहता है तो दे ट्राई टू वर्क मोर सीरियसली, क्योंकि उनको पता है मेरा फेल्यूर किसी और के लिए तकलीफ बनने वाली है या मेरा इनकम्पिटेंसी किसी और के लिए तकलीफ बनने वाली है। तो उनको हम लोग प्री और पोस्ट प्रोसेस का भी ट्रेनिंग देते हैं अलॉन्ग विद देयर ओन प्रोसेसेस। और इससे दूसरा ये बेनिफिट होता है कि जैसे आपके पास एक डिपार्टमेंट से काम आ रहा है, मुझे पता है इसमें चैलेंजेस क्या है, तो मैं उसको मिटिगेट करने के लिए सॉल्यूशन बेस्ड थॉट प्रोसेस चालू करता हूँ कि मेरे पास अगर काम आता है तो वो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में आए या इस तरीके से आए तो वो ज्यादा आसान होगा मेरे लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, जिससे मेरा टाइम बचेगा और मेरी प्रोडक्टिविटी बचेगी। तो ये जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है वो इससे भी जनरेट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट इससे भी जनरेट होती है। तो टू ट्रेनिंग द स्टाफ इज समथिंग विच वी डू, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके लिए एक जरूरत होती है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की। ऐसे नहीं होता कि आपने एक सिस्टम लगा दी और कल से वो चेंज हो गई। आपको पता है कि कोई भी हैबिट अगर आपको डालनी है तो कम से कम 21 दिन का टाइम लगता है, उतने दिन तक तो कम से कम आपको मॉनिटर करना पड़ता है, वो बिहेवियर एक्चुअली इनकैलकेट करना पड़ता है, क्योंकि स्टाफ एक पर्टिकुलर तरीके से काम करने के लिए ऑलरेडी वो कंफर्ट जोन में गया रहता है, उसकी आदत बन चुकी रहती है। उसको तोड़कर दूसरा कुछ बनाना इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर एनी इंडिविजुअल। वो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग गलत है, बट ये हम लोगों को पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या है जो हमको उनको कन्वे करने का रहता है। तो वो ट्रेनिंग के थ्रू होता है और उसको फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के थ्रू हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि ये फॉलो हो रहा है। वंस इट इज डन फॉर अ मंथ और 2 वो ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये समझ रहा हूँ कि मतलब इसको आप पहले समझते हैं। आप मेरे को थोड़ा ये प्रोसेस अपना इलेबरेट कीजिए ना। सेम मैंने अपने ब्रांडिंग एजेंसी के लिए
मैंने आपको हायर किया कि मेरे टीम को आप बताइए मेरा ये प्रोसेस है और इस तरह से काम आता है, इस तरह से पेमेंट आता है वगैरह, तो इसको थोड़ा प्लीज एलेबरेट कीजिए ताकि हर किसी को समझने के लिए आसान हो जाए ये चीज। ओके, सो हम लोगों को एग्जांपल मेरे ब्रांडिंग सॉल्यूशन का लीजिएगा ताकि मेरे लिए भी फायदा हो जाए। अरे मतलब मैं अपना एक क्लाइंट खो रहा हूँ, आप खुद ही कर दोगे इसके बाद। नहीं सर, बोलते जिसका काम उसी को साचे, बाकी सब कुछ नहीं होने वाला। आई एग्री। ओके, सो हम लोग एक्चुअली कोई भी कंपनी हम लोगों को जब हायर करती है तो हम लोग वहां पे इनिशियल डिस्कशन करते हैं। वंस वी अग्री अपॉन द टर्म्स, हम लोग वहां पे ड्यू डिलिजेंस के लिए जाते हैं। ड्यू डिलिजेंस मतलब हम लोग उनकी जो एज इज प्रोसेस है, जो करंट प्रोसेस चालू है, जो भी फॉर्मेट में, उसे हम लोग नोट डाउन करते हैं, उसे उसको समझ के लेते हैं। वो समझने के बाद जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है या इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिसेस जो फॉलो की जाती है, उसके ऊपर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं और हम लोग गैप एनालिसिस करते हैं। गैप एनालिसिस मतलब आपकी जो प्रोसेस है और जो आइडियल प्रोसेस है उसमें क्या गैप्स है, वो गैप्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे एक रिकमेंडेड सोल्यूशन बनाते हैं जो हम लोग आपको आके प्रेजेंट करते हैं। वंस यू अग्री अपॉन दैट सोल्यूशन, वी एक्चुअली स्टार्ट डिजाइनिंग अ न्यू प्रोसेस फॉर यू। तो वो रिकमेंडेड सोल्यूशन और गैप एनालिसिस के जरिए हम लोग एक टू बी प्रोसेस बनाते हैं जिसको आपको बाद में फॉलो करना है। आपके लिए एक प्रोसेस फ्लो हम लोग डिजाइन करते हैं। आपके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मतलब वो प्रोसेस फ्लो को ही हम लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। उसको हम लोग बाद में आके आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देके इंप्लीमेंट करवाते हैं। इसमें और एक चीज हम लोग हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इंसिस्ट करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर एमएसएमई सेक्टर, जिसके ऊपर हम लोग का ज्यादा ध्यान रहता है, वो है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। बहुत सारी स्मॉल स्केल कंपनीज में मैंने देखा है कि रिपोर्टिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। आइडियली अगर आपके पास सेट प्रोसेसेस है तो आपको टाइमली रिपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चाहे आपका कैश फ्लो हो, आपका डेटा स्टेटमेंट हो, ट्रेंड एनालिसिस हो, वो आपको एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ मिलना चाहिए। नहीं, उससे आपको मैनेजमेंट डिसीजंस जो आप लेते हो, जो आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हो, वो लेने में आसानी होती है क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि व्हाट इज द रियल टाइम स्टेटस ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। आपको सारे नंबर्स उसकी हिस्ट्री के साथ याद रहता है। आप वो उसको रेगुलरली देखते रहते हो तो आपको वो पता रहता है, तो आपको डिसीजन बेटर ले सकते हो। इसके लिए हम लोग रिपोर्टिंग मैकेनिज्म पे भी काम करते हैं कि आपको एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी रिपोर्ट्स है वो आपके टेबल पे पहुंच जाएंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बहुत बार ऐसे मैंने देखा है कि डेटर्स का स्टेटमेंट, मैनेजमेंट को लगता है आज मुझे डेटर्स का स्टेटमेंट देखना है, वो देखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं ये आउटस्टैंडिंग क्यों है, 3 महीने बाद वापस मांगते हैं तो सिचुएशन वही की वही रहती है क्योंकि उसको बाद में कोई ट्रैक नहीं करता है या उसको देखा नहीं जाता है फ्रीक्वेंटली। सो वी सेट दैट फ्रीक्वेंसी फॉर यू सो दैट यू नो द रियल टाइम स्टेटस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। और ये सब होने के बाद हम लोग उसको मॉनिटरिंग करते हैं। एक 2 से 3 महीने तक हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं ताकि मैनेजमेंट अपना काम कर सके। मैनेजमेंट मॉनिटरिंग के पीछे या उसको इंप्लीमेंट करने के पीछे अपना टाइम जाया ना करे, वेस्ट ना करे। हम लोग मैनेजमेंट के लिए वो काम करते हैं टू एंश्योर दैट द सिस्टम इज नाउ built in the organization. Okay. So this is a flow. ग्रेट सर। मतलब बेसिकली देखा है तो अभी जैसे इन्होंने बोला कि ये जो चीज है, हाउ मच टाइम डू यू थिंक, अक्षय ठक्कर जी का सवाल है, हाउ मच टाइम डू यू थिंक अ स्मॉल मीडियम बिजनेस शुड स्पेंड ऑन formulating and documenting SOPs? Some process take too long to implement. Please गाइड कीजिए। सो आइडियली आप लोग जब आपका काम शुरू करते हो, अपना ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू करते हो, तभी से आपने एक सर्टन एसओपीज डिजाइन चालू करना शुरू कर दिया तो आपका आइडियली ज्यादा टाइम जाया नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप वो काम लेके अगर बैठ गए तो आप शायद 2 महीना प्रोसेस इंप्लीमेंट करते ही रहोगे। दिस इज अ वन टाइम एक्टिविटी विच यू हैव टू डू रिगरसली। जो आप पकड़ लो कि पूरे डिपार्टमेंट का आप एक हफ्ते भर में समझो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, उसके बाद आपको रेगुलरली उसे रिव्यू करना है। रिव्यू करोगे तो आपका ऑटोमेटिक काम कम होगा क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि चेंज कहाँ पे है और कब करना है। तो आप उसको क्वार्टर में एक बार, 6 महीने में एक बार अगर सिर्फ एसओपीज को रिव्यू भी करोगे तो उतना ही चेंज आपको वहां पे लाना है, सो दैट व्हेन यू रिक्वायर द डॉक्यूमेंट्स दे आर रेडी फॉर यू। सो आइडियली आप जब काम शुरू करते हो तब से आप एसओपीज को बनाना शुरू कर दो, आपके जो प्रोसेस फ्लोज है उसको बनाना शुरू करो, एंड देन यू कीप ऑन इंप्रूविंग देम बेसिस चेंज इन योर टेक्नोलॉजी, चेंज इन योर गवर्नमेंट रूल्स, चेंज इन मार्केट डिमांड, जो भी है जिसका इंपैक्ट आपकी प्रोसेस पे हो रहा है वो हिसाब से आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहो। देयर इज नो सेट साइंस बिहाइंड इट। आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट,
उसकी रिक्वायरमेंट वो हिसाब से वो चेंज होते रहता है, बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू विजिट दैट फ्रीक्वेंटली। ग्रेट सर। मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है, जब रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन जब स्टार्ट हुआ था, तो मेरा एक फ्रेंड वहां पे जॉब पे लगा था, जबकि 15 मंथ्स बाद में वो फोन लॉन्च हुआ। मैं बोल रहा था कि आपको लोग क्या रिलायंस फ्री में सैलरी दे रही है, ऐसा मजाक होता था हमारा। तब वो बताता था कि हम लोग के यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है, डेली ट्रेनिंग होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है, फिर कुछ और होता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से यही होगा कि प्रोसेस कंटिन्यूस अपडेशन वगैरह करते होंगे। यस। तो और जैसे आपने नंबर्स की बात की, हम लोग कई बार बोलते हैं कि अगर बिल गेट्स या जैसे आपने बोला 24 आवर्स ही है उनके लिए, या अंबानी के लिए भी 24 आवर्स है, तो मेरे ख्याल से तो उनके और नंबर सामने आते होंगे, उनसे पता चल जाता होगा कि कैसे इंप्रूवमेंट करना होगा। एब्सोल्युटली। डे वन को बिल गेट्स हो या मार्क जुकरबर्ग हो या स्टीव जॉब्स हो, उन्होंने अपनी कंपनीज 5 स्टार ऑफिसेस में नहीं चालू की थी। करेक्ट। इट स्टार्टेड मेयरली इन अ गराज। लेकिन बाय फॉलोइंग सर्टन प्रोसेसेस, बाय हैविंग अ क्लियर विजन, और उसको फॉलो करने की वजह से वो आज इतने बड़े बने हैं। तो अगर वो बन सकते हैं तो हम लोग भी बन सकते हैं। द ओनली थिंग इज वी नीड अ विजन, वी नीड अ रोबस्ट सिस्टम टू फॉलो दैट विजन, ताकि सबकी ग्रोथ हो। अक्षय ठक्कर जी का एक और सवाल था, डू यू हैव एनी टूल्स और मेथोडोलॉजी टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर एक्चुअल वर्कफ्लो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन? The easiest way to do that is create certain checklists. I mean, उसके लिए अलग अलग CRMs है, BPM tools है, जिसको हम लोग implement कर सकते हैं basis the requirement, जो कि readily market में available है। उसको आपके system के साथ integrate हम लोग करवा के दे सकते हैं। But if it is a small organization, not all the time वो BPM हर एक को मतलब afford हो सकता है। तो for a small organization of 1 or 2 people, 3 people, we can simply create a checklist for them. उनको सिर्फ ये देखना है कि ये सारी एक्टिविटीज हुई है कि नहीं हुई, तो उनको ये एनालिसिस करना है, या हम उनको वो एनालिसिस करके दे सकते हैं कि वो क्यों नहीं हुई और कब हो सकती है। आप अगर सबसे सिंपल एग्जांपल मैं दूं, अगर आप किसी भी मॉल में या किसी भी थिएटर में जाओ, टॉयलेट में जाते हो, वो डोर के पीछे एक चेकलिस्ट लगी रहती है, क्लीनिंग हुआ कि नहीं, वो टिश्यू पेपर्स लगाए कि नहीं, और उसके ऊपर टाइम रहता है। दैट इज नथिंग बट अ चेकलिस्ट एक्टिविटी। उसको आके एक सुपरवाइजर मॉनिटर करता है, फिर एडमिन हेड के पास उसका रिपोर्ट चला जाता है। दिस इज नथिंग बट अ चेकलिस्ट एक्टिविटी। सो दिस टाइप ऑफ सिंपल चेकलिस्ट एक्टिविटीज और checklists also can help you to monitor where your processes are going or what is the status of that particular department, process, employee, जो भी है। But otherwise there are CRMs and BPM tools readily available in the market which we can help you implement, or we can design them for you as well. सर मुझे जस्ट ऐसे ही एक सवाल आ रहा है, शायद कुछ और होगा, मगर देखिए कोई भी प्रोसेस है वो फुल प्रूफ हो ये जरूरी नहीं है ना। ये फुल एकदम आपने अगर बोल दिया तो जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली में प्रॉपर इम्प्लीमेंट होगा, या एक्चुअल में कोई समझो अगर मशीनरी या भले आपने कितना भी बैकअप प्लान रखा, तो भी फेलियर की तो पॉसिबिलिटी है, कहीं ना कहीं तो अटकेगा ही किसी चीज पे। तो उसका आपका एनालिसिस कैसे रहता है, उसको आप कैसे जो देखते हैं कि कौन से सिस्टम में क्या गड़बड़ी हुई है जिसको हम लोग इम्प्रूव करें तो वो फेलियर दोबारा ना हो। तो मतलब बेसिकली क्या प्रोसेस है उसमें, प्लीज। सो एक्चुअली हम लोग जब प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं तो डायरेक्टली उसे सिस्टम में नहीं डालते। हम लोग पहले पायलट प्रोजेक्ट एक रन करते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि ये एक्चुअली इंप्लीमेंटेबल सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग उसे पुल बैक करके उसका एनालिसिस करके फिर उसको फाइनल करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, इट इज अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस मैंने इंप्लीमेंट कर दी तो दैट इज 100% फुल प्रूफ एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी चेंज और एनी इंप्रूवमेंट। ऐसे नहीं होता है। आपको उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करके इंप्रूव करने का रहता है। सो फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक प्रोसेस इंप्लीमेंट कर दी, कोई दूसरा आया, उसका खुद का भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसकी खुद की आइडिया हो सकती है जिसको वो इंप्लीमेंट करना चाहेगा। सो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन द सेट प्रोसेस ऑल्सो। इसके लिए मैंने बोला कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रोसेस एक्सेलेंस का अलग से डिपार्टमेंट रहता है। इतने कामयाब होने के बावजूद, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सोचते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं। मतलब nobody is ideally perfect. There is no thing called as 100% foolproof system or a process. There is always scope for improvement. So हम लोग
जब फेलियर आने के पहले एक फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस करके एक मेथोडोलॉजी होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग द पायलट रन, और वो पायलट रन सक्सेसफुल होने के बाद या वो अगर फेल होता है तो उसको एनालाइज करने के बाद हम लोग उसको इम्प्रोवाइज करके फिर सिस्टम में इंप्लीमेंट करते हैं। एंड एज आई सेड, थ्रू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स लाइक चेकलिस्ट एक्टिविटीज, बीपीएम टूल्स या रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, हम लोग उसको कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं सो दैट इफ वी फील कि कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू आया है तो उसको हम लोग वहीं पे टैकल कर सके। लेकिन एक बात होती है, प्रॉब्लम तो हर जगह आती है, फेल तो कहीं पे भी हो सकता है। इफ यू हैव इम्प्लीमेंटेड अ न्यू टेक्नोलॉजी लेकिन आपके सिस्टम से बंद पड़ गए, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आइडियली यू कैन नॉट डू एनीथिंग, सो वो तो सेटबैक तो होने ही वाला है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि उसकी ग्रेविटी कम होती है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि मुझे करना क्या है। सर मैं इसी में एक और सवाल मेरा छुपा हुआ है। आपने बोला इसका पायलट प्रोसेस करते हैं, तो पायलट प्रोसेस में मतलब एज अ एंटरप्रेन्योर मैं सोच रहा हूँ कि अगर समझ लो मेरे 6-7 लोग हैं सिर्फ डिजाइनर्स, और आप उसको पायलट प्रोसेस में टाइम लगा रहे हैं, तो ऐसा मतलब मैं ये बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट नहीं होता इस चीज में? नहीं, क्योंकि हम लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पायलट प्रोसेस नहीं, सिर्फ अगर एक डिपार्टमेंट है जहां पे आपके पास 6 लोग हैं, जो लोग आपका सपोज डिजाइनिंग का या ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं सपोज, उसमें से हम लोग सिर्फ एक एम्प्लॉय को उठाते हैं और उसका दिन का 1 या 2 घंटा वो पर्टिकुलर चेंज पे काम करवाते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कि उसको पूरी तरह से पुल कर लिया और अभी पूरा हफ्ता दिन के 8 घंटे वो कर रहा है, ऐसे नहीं होता। हम लोग एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसको मतलब उसके रेगुलर काम से निकाल के हम लोग ये पर्टिकुलर पायलट प्रोजेक्ट में उसको इन्वॉल्व करते हैं। उससे 2 चीजें होती है, एक उसके जो इनसाइट्स है वो भी हम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एम्प्लॉइज के पास भी बहुत सारी आइडियाज होती है जिनको सुनने वाला कोई नहीं रहता, एंड दे आर द रियल पीपल हु वर्क एट अ ग्रास रूट लेवल। तो हम लोग एक पर्टिकुलर बंदे पे एक थोड़े टाइम के लिए वो काम करते हैं ताकि क्लाइंट का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, उसकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट ना हो। तो हम लोग ओनर से ही पूछ के परमिशन लेके वो बंदे को पुल कर लेते, वो जो भी एम्प्लॉई है उसको पुल कर लेते फॉर द पायलट रन, और उसी में पता चल। सो इट इज नॉट 100% इम्प्लीमेंटेशन, इट इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ चेंजेस विच वी इम्प्लीमेंट, तो उसको रिवर्स करना भी बहुत आसान रहता है। वाह क्या बात है! तो मतलब बेसिकली रूटीन जो है डिस्टर्ब नहीं होता, प्रोडक्टिविटी जो है वो एब्सोल्युटली, मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोग का टाइम अप हो चुका है, लेकिन कपिल थनगांवकर सर का एक सवाल है जो कि मैं जरूर लेना चाहूंगा। हाउ यू रिकमेंड प्रोसेस ओरिएंटेशन when you start new company and startup company? For example, I have company to start. What process methodologies checklist should I adopt while starting company? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कई लोग होंगे जिनको अभी स्टार्ट करना होगा, और आपने बोला कि फर्स्ट दिन से ही वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी देखिए हम लोग को डीडीएफ प्लानिंग सॉल्यूशन को लगभग 10 साल हो चुके हैं, और 10 साल से वो बहुत सारे मतलब क्लाइंट्स को हैंडल करती है, और उनका भी एक मतलब मेरा जो है वो पहले से ही एक सेड प्रोसेस है। मुझे नहीं पता कि वो फुल प्रूफ है कि नहीं है, ऑफ कोर्स कुछ ब्रेकडाउन्स रहते हैं, मगर एज अ न्यू कंपनी, एज अ स्टार्टअप, पहले दिन से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? सो सबसे पहले तो डे 1 को आई एग्री कि प्रोसेस इंप्लीमेंट करना ऑन योर ओन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि आपको सिर्फ ये पता है कि आप क्या करने वाले हैं, आप डोमेन एक्सपर्ट हो सिर्फ। नहीं सर, मैं इसमें एक आपको रोकना इसलिए चाहूंगा कि समझ लीजिए, देखिए अगर मैं समझो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे को एक आइडिया होगा। से मैं एक डिजाइनिंग का कंपनी स्टार्ट किया मैंने, और ऑफ कोर्स मैं किसी क्लाइंट को फॉलो अप करूंगा। हाँ, डेली रूटीन शायद वैसा नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूस कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा, कुछ इनिशियल आइडिया होगा, मगर उसको एक फुल प्रूफ प्रोसेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका मेथोडोलॉजी क्या होगा? हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप जब इनिशियली चालू करते हो तो आप कोई फुल प्रूफ सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये देखना है कि आपका आउटपुट क्या है, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होने वाले, भले वो आप एक इंसान मतलब 1% कंपनी हो, एक 1% कंपनी है तो भी आपके पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट, लीड मैनेजमेंट, मार्केटिंग, जो आप खुद कर रहे हो, लेकिन ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। तो आप वो डिपार्टमेंट्स को आप एक पीस ऑफ पेपर पे या एक्सेल शीट में लिखो, उसके अंदर आप क्या क्या एक्टिविटी करने वाले हो उसको आप लिखो,
जब वो आपके आंखों के सामने ब्लैक एंड व्हाइट में होगा कि मुझे ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ये 4 एक्टिविटीज करनी है, आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि मुझे कब क्या करना है। जब आप उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिखोगे तो आपको उसको इम्प्रोवाइज करने में आसानी होगी, लेकिन पहले तो आप उसे एक पेपर पे लिखो कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको कैसे हैंडल करने वाले हो। अगर किसी से आपको कोई ऑर्डर आ जाती है, अगर आप फूड बिजनेस में हो, आप एक रेडी टू ईट पैकेट्स को सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव है वो पैकेट सेल करना, लेकिन उसके पहले आपको मार्केटिंग कैसे करना है, उसको डिलीवर, आप उसको प्रोक्योर कैसे करोगे, फिर डिलीवर कैसे करोगे, फिर बिलिंग कैसे करोगे, ये सारी चीजें आप एक बार एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के लो। जब आप उसको लिख के लोगे तो आपको पता है मेरी ये प्रोसेस के बाद मुझे ये प्रोसेस फॉलो करनी है, फिर ये प्रोसेस फॉलो करनी है, और फिर आप उसको इम्प्रोवाइज करते रहो। लेकिन आपकी इनिशियल प्रोसेस, इनिशियल लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, इनिशियल डिपार्टमेंट्स की लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए। यू कैन स्टार्ट विद दिस स्मॉलर थिंग, देन यू कैन सेट अ प्रोसेस वंस यू आर वेल वर्स्ड विद द ऑपरेशंस। ग्रेट। तो मतलब बेसिकली आप बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पहले से ही तैयार करना चाहिए और उसको फिर फिल करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। एब्सोल्युटली, और उसको इम्प्रूव भी करते रहना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स इम्प्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मैं समझता हूँ कि लोगों के सवाल, लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल चुका होगा। उसके बावजूद भी अगर किसी के सवाल है, आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी हो, तो मैं इनका मोबाइल नंबर शेयर करता हूँ और कोऑर्डिनेटर सर, मैं एक और सवाल ये सारे स्टार्टअप्स की तरफ से, ये सारे एमएसएमईज की तरफ से पूछना चाहूंगा। जब हम सिस्टम प्रोसेस की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये कॉस्टली होगा। ऑफ कोर्स इसको इन्वेस्टमेंट है। अभी जैसे कई लोग हैं जिन मैं एज अ ब्रांडिंग के वाला के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एज एन एडवर्टाइजिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ। कई लोगों के पास तो वो डिजाइनिंग के का बजट नहीं होता और वो फिर कैनवा वगैरह यूज करके अपना लोगो वगैरह बना लेते हैं, जो कि बाद में आके जाके लिटिगेशन में जाता है। जब एक लेवल पे चला जाता है तो वो लिटिगेशन में जाता है और उनको फिर वो अपना लोगो चेंज करना पड़ता है, क्लाइंट की मेंटालिटी चेंज करनी पड़ती है। तो उनको ये भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि एक लोगो डिजाइन करवा सके। तो ऐसे में ये प्रोसेस अपना इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे उनको चार्जेस क्या लगती है, मतलब क्या कॉस्ट होती है? सो आइडियल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से द कॉस्ट, क्योंकि वो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग को कंसिडर करने पड़ते हैं कि क्या टाइप की इंडस्ट्री है, उसका साइज क्या है, उसके प्रॉब्लम क्या है, किस चीज को हम लोगों को टैकल करना है। लेकिन अगर छोटी कंपनी है तो एज लो एज इट विल नॉट गो बियॉन्ड 4 डिजिट फिगर इफ इट इज अ सिंपल कंसल्टेशन और ड्यू डिलिजेंस। सो अगर किसी को कॉस्ट जाननी है तो नीचे दिए हुए नंबर या वेबसाइट पे आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में बात हो सकती है। But yes, consultation can start with a 4-digit number, but the actual price we can speak only after discussing with the person who needs these services, क्योंकि उससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग को एक्चुअली क्या डिलीवर करना है। प्राइस उसके ऊपर डिफाइन होती है। वैसे देखा जाए तो काफी सवालों के आपने जवाब दे दिए और मेरे ख्याल से कोई भी एमएसएमई का एकदम क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आपको मैं बता रहा हूँ ना कि एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग उनको डायरेक्ट बिजनेस लीड्स दे सकती है, जैसे कि हमारा बिजनेस है, मगर उस इन्वेस्टमेंट को भी वो इतना सीरियसली नहीं लेते। डीडीएफ ब्रांडिंग सॉल्यूशन जो है, आपको बताता हूँ, कई बार ना आफ्टर 3 मंथ्स गारंटी मिनिमम 10% इम्प्रूवमेंट लीड इम्प्रूवमेंट करके देती है। उसके बावजूद भी कई लोगों का ऐसा रहता है कि जुगाड़, जो कि आपने पर्टिकुलर वर्ड यूज किया, जुगाड़ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट लोग सीरियसली लेंगे, वो चाहे डिजाइनिंग हो या चाहे प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन हो। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सर प्लीज? नहीं, हाँ, सो जैसा I mean, once again, I would like to thank you, DDF Branding Solutions and Progressive India channel, जो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी, और हर एक उस व्यूअर का जिसने पेशेंटली मुझे सुना। आई होप जो आपने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया उसको मैं जस्टिस दे पाया। अगर मैं दे पाया तो मेरा हर एक उस व्यूअर से अनुरोध है, या हर एक उस एंटरप्रेन्योर से और वुड बी एंटरप्रेन्योर से अनुरोध है कि आप इस विषय के बारे में जरूर सोचें, प्रोसेसेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें। प्रॉब्लम आएगा तो मैं हूं ही, लेकिन अपने साइड से आप ये सोच शुरू कीजिए, आपका बिजनेस का डेफिनेटली ग्रोथ होगा। थैंक यू वेरी मच। तो अभी सर मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपने अभी प्रोग्रेसिव इंडिया का प्रोसेस देखा,
स्पीकर को बुलाने का और ये सिस्टम देखा कि उसको तो आप इसके बारे में क्या फीडबैक देना चाहेंगे? जैसा मैंने अपने प्री ब्रॉडकास्टिंग सेशन में कहा कि हम लोग आपका एक प्रोसेस है जिससे आप लोगों को इनवाइट करते हैं, फिर एक हम लोग इंटरनल कॉल करते हैं टू फिगर आउट कि हम लोगों को क्या करना है। आप एक्सप्लेन करते हो स्पीकर को कि शो का फॉर्मेट कैसे होगा। उसके बाद हम लोग एक 20 मिनट पहले लॉग इन करके टेस्टिंग करते हैं कि ऑडियो सब सही जा रहा है, वीडियो इज प्रॉपर, आपका टेक्नोलॉजी सही ढंग से आपको सपोर्ट कर रहा है। सो दिस इज नथिंग बट अ प्रोसेस। एग्जैक्टली ये एक तरीके का प्रोसेस ही है जिसको आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहे हो। यस, जैसे टाइम जाएगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी, प्रोबेबली हम लोग इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। द ओनली थिंग विच यू कैन प्रोबेबली डू इज यू मस्ट बी हैविंग दैट, मुझे आइडिया नहीं है, बट आप एक आपके जो फ्यूचर स्पीकर्स है उनका एक लिस्ट आप बना सकते हो और उनसे आप एडवांस में बात कर सकते हो, ताकि आपको अगर ऐसे हुआ कि कोई बंदा है नहीं, किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो आ नहीं पाया और आपको दूसरे को बुलाना है, तो यू हैव दैट पर्सन रेडी जिसको पता है कि मुझे लास्ट मिनट प्रेजेंटेशन भी करना पड़ सकता है। तो वो अगर आप एक वो एलिमेंट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यू आर डूइंग गुड। ग्रेट सर, एक्चुअली यही है हम लोग का लगभग 1 मंथ पहले का भी, जैसे पूरे दिसंबर मंथ के सारे स्पीकर्स का लिस्टिंग किया हुआ है, उनका पोस्टर रेडी है, सब कुछ रेडी है। बस इन केस देखिए जैसे की बात हुई कि फेल सेफ कोई फुल प्रूफ नहीं होता, कंटिन्यूस इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। वैसा ही इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही प्रोग्रेसिव इंडिया एक सब्सक्राइब बेस होगा और बहुत सारे स्पीकर्स को यहाँ पे गाइडेंस देते हैं यहाँ पर और बहुत हेल्पफुल रहता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो नहीं जानते प्रोग्रेसिव इंडिया के बारे में, वो प्रोग्रेसिव इंडिया इस सोच के साथ चालू किया गया है कि एंटरप्रेन्योर को बिजनेस कोचेस के साथ मिलाया जाए। जो इनिशियल आइडिया है बिजनेस का, बिजनेस सिस्टम्स का, चाहे फिर वो सेल्स रिलेटेड हो, नेटवर्किंग के से रिलेटेड हो, हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे कोचेस जैसे पारितोष पाठक सर, इंडिया ओनली स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग कोच, या सुरेश मंशारामनी जो लगभग 1 करोड़ लोगों को उन्होंने जोड़ के तजुर्बा करके एक चैनल चालू किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आप 5 सेशन देखिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अब ये जो प्रोसेस है, जितना आप लोग का एक भी बंदे का अगर फायदा हुआ तो प्रोग्रेसिव इंडिया का जो मिशन है वो क्लियर है। थैंक यू सो मच ऋषिकेश सर, और थैंक यू मनीष। और जो आपने इंसाइट दिए मैं जानता हूं कि लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू सो मच। बाय। तो दोस्तों ये थे ऋषिकेश ओक जी, जिन्होंने बिजनेस सिस्टम्स और प्रोसेस में कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, अपने बिजनेस रोजमर्रा की जिंदगी को भी कैसे इम्प्लीमेंट करके सिंक करके चेकलिस्ट बना के जो प्रोसेस अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया जाए वो बताया। इसी ग्रेट नोट के साथ मैं यही चाहूंगा कि सेफ रहिए, ये मास्क पहनिए, गवर्नमेंट के नॉर्म्स इम्प्लीमेंट कीजिए, अभी भी थोड़ा जो डर है वो डर निकालिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक मिलेंगे किसी नए स्पीकर्स के साथ, किसी नए कोच के साथ, किसी नए टॉपिक पे, और थैंक यू सो मच। बाय।